गुड मॉर्निंग क्लास। आज स्टार्ट किया जाएगा जो संविधान का शेष भाग बचा था। तो संविधान के शेष भाग में क्राउन का शासन हुआ था। क्राउन का शासन, क्राउन के शासन में हम लोग पढ़ चुके थे 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947। यह क्राउन के शासन के अंतर्गत है, जिसमें पहले वीडियो में मतलब इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 1909 तक पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 1919, 1935 और 1947। तो आइए 1919 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। थोड़ा इसको यहाँ पर रोकिए, पीछे का थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया है, जिसमें पहला वायसराय कैनिंग था। 1861 में मतलब 1859 में विभागीय व्यवस्था दी गई, जिसको विधिक रूप 1861 में दिया गया है। इसको बताया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई है और शेष इसको हम विस्तार से अगली वीडियो में बताए हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग 1919 वाला देख रहे हैं। तो इसका सबसे पहले नाम याद रखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें क्या क्या हो रहा है? पहली पॉइंट, ICS की परीक्षा जो ब्रिटेन में हो रही थी, अब वह भारत में होगी। भारत में होगी। ICS की परीक्षा जो ब्रिटेन में हो रही थी, उसको भारत में करने का प्रावधान किया गया। दूसरा पॉइंट है, महिलाओं को सबसे पहले वोट, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। वोट का अधिकार दिया गया। अब देखिए, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया है 1919 में। अब इसी में थोड़ा सा इससे संबंधित दो पॉइंट याद रखिएगा। पहली पॉइंट है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, और भारत सरकार द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में 1950 से स्टार्ट हुआ, और पूरे विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का काम न्यूजीलैंड ने किया है। न्यूजीलैंड, इसका सन 1893। देखिए, महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में दिया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा 1950 में दिया गया है, और पूरे विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड देश दिया है, 1893 में दिया है। तीसरा पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था चालू की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में दो सदनीय व्यवस्था चालू की गई। इसमें एक था उच्च सदन और दूसरा था निम्न सदन। उच्च सदन को राज्य परिषद और निम्न सदन को केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद कहा गया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी। इसमें 26 मनोनीत और जो 34 थे वह निर्वाचित होते थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष था। और जो निम्न सदन है, इसमें सदस्यों की संख्या 145, इसमें 41 मनोनीत और 104 निर्वाचित। इनका कार्यकाल 3 वर्ष था। केंद्र में जो सदनी व्यवस्था प्रारंभ किया गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यह याद रखना है आपको 1919। अब इसके बाद 1919 हो गया, 1935 में आइए देखिए। 1935 भारत शासन अधिनियम।
भारत शासन अधिनियम। इसमें महत्वपूर्ण पहली पॉइंट याद रखिए कि 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा वही जो आज म्यांमार है, बर्मा को भारत से अलग किया गया है। दूसरा पॉइंट आपका है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त। तीसरा पॉइंट आप यहां पे याद रखिए, पहली बार स्पष्ट रूप से सूचियों का उल्लेख किया गया। सूची का उल्लेख किया गया। अब सूची के उल्लेख की बात आ रही तो सूची 3 प्रकार की थी। एक थी संघ सूची, एक थी राज्य सूची, एक थी समवर्ती सूची। तो परीक्षा पूछा गया सूचियों का उल्लेख कहां किया गया, तो 1935 भारत शासन अधिनियम में। संघ सूची, इस पर संघ नियम बनाते थे। राज्य सूची, इस पर राज्य नियम बनाते थे। और समवर्ती सूची, इस पर भी राज्य नियम बनाते थे उस समय। हाँ, इसमें कुछ विषयों की संख्या याद रखना, 59 विषय इसमें थे, 54 विषय इसमें थे और 36 विषय इसमें थे। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। तो उस समय मतलब 1935 में समवर्ती सूची पर मतलब नियम कानून बनाने का या लिखने का अधिकार किसको था? राज्य का। वर्तमान समय में समवर्ती सूची है, इस पर दोनों का अधिकार है, राज्य का भी है और केंद्र का भी है। अगर इन दोनों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो केंद्र की बात मान्य हो रही है। लेकिन 1935 में इस पर राज्य को अधिकार दिया गया था कि आप नियम कानून बनाएंगे। अगला पॉइंट 1935 का है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का 70% हिस्सा 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो 70% हिस्सा भारतीय संविधान में 1935 से लिया गया है। ये आप कहोगे 1935। अब 1947 नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब देखिए इसके तहत क्या हुआ था, 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को भारत की आजादी का जो प्रस्ताव था ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को यह पास हुआ। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश आजाद हुआ, पाकिस्तान और भारत के रूप में। पाकिस्तान और भारत के रूप में 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश आजाद हुआ। 2 देशों का जन्म हुआ, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। तो जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन भारतीय नारियों की ओर से यानी भारतीय महिलाओं की ओर से भारतीय महिला की ओर से सरोजनी नायडू के अनुपस्थिति में, सरोजनी नायडू की अनुपस्थिति में श्रीमती हंसा देवी राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा को भेंट की थी। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि
देश आजाद हो रहा था उस समय भारतीय नारियों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा भेंट किया गया था? तो श्रीमती हंसा देवी के द्वारा, जबकि आना था श्रीमती सरोजिनी नायडू को, किसी कारण से वो आ नहीं पाई। तो हम लोग क्राउन के शासन के अंतर्गत आज इतना समाप्त किए। पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी, बाह्य देशों का प्रभाव में, यानी हम लोग 5 वीडियो में इतना कवर कर लिए हैं। अब संविधान से कुछ महत्वपूर्ण समितियां पूछता है कि समिति का अध्यक्ष कौन है, उस समिति का अध्यक्ष कौन है। थोड़ा सा इसको इस साइड देख लीजिए। सामग्री संकलन समिति, सामग्री संकलन समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट में देसी रियासत समिति का अध्यक्ष, देसी रियासत समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय झंडा समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाए गए। और बहुत मशहूर एक समिति है जिसका नाम है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह महत्वपूर्ण समितियां जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। बाकी हम लोग संविधान पर प्रभाव किसका पड़ता है, बाह्य प्रभाव, आंतरिक प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रभाव, क्राउन के शासन का प्रभाव, ये सब पूरा हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में।